जब हम किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी की चमचमाती शीशे की इमारत देखते हैं तो लगता है कि अंदर सब कुछ एकदम पारदर्शी होगा। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित। सही कहा। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये विशाल व्यापारिक ढांचे अंदर से भूतिया घर हो सकते हैं। ओहो, भूतिया घर, ये एनालॉजी काफी दिलचस्प है ना? तो आज का विषय है कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भूमिका। और खासकर हम ये समझेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर के बोर्ड रूम में बैठा एक डॉक्टर कैसे हजारों मरीजों की जान बचा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। अक्सर हम इन ढांचों को सिर्फ मुनाफे और नुकसान के चश्मे से देखते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों में असली खेल उस ढांचे के भीतर जो छिपे हुए जोखिम है उनका होता है। तो इसे अगर हम उस भूतिया घर वाली एनालॉजी से समझें, एक सोल प्रोप्राइटरशिप या कोई छोटी एलएलपी एक छोटे घर जैसी है। हाँ, एक झोपड़ी समझ लीजिए। वहां मालिकों को पता होता है कि किस कमरे में क्या रखा है। कोई असीमित जोखिम हो तो वो खुद भुगतें। बिल्कुल। लेकिन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक विशाल महल है जहां जो असली मालिक है, मेरा मतलब जो शेयर धारक हैं, वो तो बाहर बैठे हैं। सही बात है। और अंदर जो मैनेजमेंट है वो आसानी से विंडो ड्रेसिंग कर सकता है। अच्छा, विंडो ड्रेसिंग मतलब फर्जी मुनाफे दिखाना। हाँ, महल के अंदर मैनेजमेंट खर्चों को छुपा सकता है या कागजों पर मुनाफे को बढ़ा चढ़ा कर दिखा सकता है, ताकि बाहर बैठे शेयर धारकों को सब एकदम बढ़िया लगे। एकदम सटीक। और यहीं पर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एंट्री होती है। जैसे हमारे सोर्स मटेरियल में एक कैरेक्टर है क्लारा क्लियरव्यू। क्लारा क्लियरव्यू। हाँ, तो क्लारा जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी के नियमित कर्मचारी नहीं होते। उनका काम बेसिकली शेयर धारकों की तरफ से उस महल में टॉर्च लेके घूमना है। ओहो, मतलब वो टॉर्च लेकर हर अंधेरे कोने में देखते हैं कि कहीं कोई वित्तीय गड़बड़ी तो भी हो रही। बिल्कुल, किसी भी धोखे को पकड़ने के लिए। अच्छा, तो वित्तीय गड़बड़ी पकड़ने तक तो बात समझ आती है, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। हाँ, बताइए। बड़ी फार्मा कंपनियों के बोर्ड में पहले से ही देश के सबसे तेज चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉर्पोरेट वकील बैठे होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। वकीलों के पास तो हर कानूनी दाव पेच का जवाब होता है। सीए तो बैलेंस शीट रट के रखते हैं। सही कह रहे हैं। तो फिर मैनेजमेंट पर नजर रखने के लिए एक नए इंसान की, या कहूं तो एक मेडिकल विशेषज्ञ को बोर्ड में बिठाने की क्या जरूरत है? देखिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल गैप है। स्ट्रक्चरल गैप? वो कैसे? देखिए, वकील और सीए बैलेंस शीट में छुपे कर्ज को तो तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन मान लीजिए मैनेजमेंट बोर्ड के सामने एक नई कैंसर की दवा का क्लिनिकल ट्रायल डेटा रखता है और कहता है कि ये एकदम सुरक्षित है, तो एक सीए उस दावे को कैसे चुनौती देगा? वो तो नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, उसे फार्मा को विजिलेंस या ड्रग सेफ्टी की कोई तकनीकी समझ थोड़ी ना होती है। मतलब अगर मैनेजमेंट ने जानबूझकर किसी दवा के साइड इफेक्ट्स के आंकड़े छुपा दिए हैं, हाँ, तो वित्तीय विशेषज्ञ तो बस उस रिपोर्ट पे मोहर लगा देंगे, क्योंकि उन्हें तो साइंस समझ ही नहीं आ रही। सटीक बात। इसीलिए कैंसर की दवा बनाने वाली कंपनी के बोर्ड में एक ऑन्कोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। अच्छा। हाँ, या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी में एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का होना अनिवार्य हो जाता है। तो ये डॉक्टर्स वहां बैठकर असल में करते क्या हैं? ये रिस्क या ऑडिट कमेटी में बैठकर उस वैज्ञानिक डेटा की जांच करते हैं। वो क्लिनिकल ट्रायल्स के ऐसे तकनीकी सवाल पूछते हैं जो किसी फाइनेंस वाले इंसान के दिमाग में आएंगे ही नहीं। पर एक मिनट, यहाँ मुझे एक सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। हितों का टकराव? हाँ, अगर एक ऑन्कोलॉजिस्ट किसी फार्मा कंपनी के बोर्ड में है और वहां से भारी फीस ले रहा है, तो क्या वो अपने मरीजों को उसी कंपनी की महंगी दवाएं नहीं लिखेगा? मतलब ये तो मरीजों के भरोसे के साथ खिलवाड़ हो सकता है ना? हाँ, और ये एक बेहद जायज और संवेदनशील चिंता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, एनएमसी। अच्छा, एनएमसी ने नियम बनाए हैं? बिल्कुल, बहुत सख्त नियम है। एक डॉक्टर को बोर्ड में शामिल होते ही अपने इन वित्तीय टकरावों की, मतलब जो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं, उनकी सार्वजनिक घोषणा करनी होती है। डिक्लेयर करना पड़ता है। हाँ, और आदर्श स्थिति में तो उसे उस कंपनी की दवाएं मरीजों को लिखने से पूरी तरह बचना चाहिए। बाप रे, ये तो काफी मुश्किल है। और उस डॉक्टर के लिए भी कंपनी के बोर्ड में बैठना मतलब आसान काम तो नहीं होगा। उसे अचानक से सीबी के नियम समझने पड़ते होंगे। सेबी के नियम, कॉर्पोरेट कानून, सब कुछ। और उससे भी बड़ा खतरा पता है क्या है? क्या?
व्यक्तिगत कानूनी देनदारी का खतरा। ओहो, पर्सनल लायबिलिटी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कंपनी कोई ऐसी दवा बाजार में उतार दे जिससे मरीजों को नुकसान हो, तो शेयरधारक और मरीज लापरवाही के लिए सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भारी मुकदमा कर सकते हैं। क्या बात कर रही है? मतलब अगर मैनेजमेंट ने कोई गलती की तो उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के या उस डॉक्टर के निजी घर और बैंक अकाउंट पर भी खतरा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। उनकी निजी संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। तो फिर कोई डॉक्टर ये रिस्क क्यों लेगा? इसी वजह से डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस, जिसे D&O इंश्योरेंस कहते हैं, वो अनिवार्य होता है। अच्छा, तो ये इंश्योरेंस उन्हें बचाता है? हाँ, ये इंश्योरेंस उन डायरेक्टर्स को कानूनी खर्चों और मुकदमों की देनदारी से बचाता है। जब उनके निजी एसेट्स सुरक्षित रहते हैं, तभी तो वे बिना किसी डर के मैनेजमेंट से कड़े सवाल पूछ पाएंगे ना। सही बात है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से ये समझ आता है कि कॉर्पोरेट दुनिया के इन विशाल महलों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही वो टॉर्च लाइट हैं जो अंधेरे को दूर रखते हैं। बिल्कुल। और विशेषकर हेल्थ केयर में, जहां बात सिर्फ बैलेंस शीट की नहीं होती, बल्कि इंसानी जिंदगियों की होती है। एकदम सही। मुनाफे की होड़ में मरीजों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो, ये निश्चित करने के लिए विज्ञान का सही ज्ञान बोर्डरूम में होना ही चाहिए। बहुत ही बेहतरीन चर्चा रही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक नया सवाल छोड़ते हैं। बताइए। देखिए, अगर दवा कंपनियों को हमारा शरीर बचाने के लिए डॉक्टरों की जरूरत है, तो जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी दुनिया बदल रहा है, हाँ, AI का असर तो है। तो क्या बड़ी टेक कंपनियों के बोर्डरूम में भी अब एल्गोरिदम एथिसिस्ट्स या मनोवैज्ञानिकों को बैठाना अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि हमारा डेटा और हमारा दिमाग सुरक्षित रह सके? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।